हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन, जो कि सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 5 है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड और लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल एक ओवरव्यू दूं कि कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन किसे कहते हैं। देखो, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट किसी ऐसे इन्फेक्शन के साथ हैं कि वो दूसरे पर्सन को, दूसरे पेशेंट को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ट्रांसमिट हो सकता है, तो इस तरह के पेशेंट को जब हम सेपरेट करते हैं और वो तमाम एहतियाती तदाबीर लेते हैं ताकि उस पेशेंट का इन्फेक्शन किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट ना हो, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। तो कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में। आज हम कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन का रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ेंगे। इसी के साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन यूनिट के सेकेंड और लास्ट पार्ट को। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर हाफिज अहमद लुबाब खटक ने। सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट स्लाइड है तो वो हमारे पास आइसोलेशन के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, जिसमें कंटेक्ट आइसोलेशन, ड्रॉपलेट आइसोलेशन, रिस्पिरेटरी आइसोलेशन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, इंटेरिक आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, वुंड एंड स्किन आइसोलेशन, ब्लड प्रिकॉशन एंड डिस्चार्ज प्रिकॉशंस। तो ये क्या है कि अगर एक डिजीज हमारे पास एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट पे ट्रांसमिट होती है तो हमने कांटेक्ट प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। अगर ड्रॉपलेट की वजह से हो रही है तो हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन अपनाएंगे, या अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होती है स्नीजिंग से, फ्लू वगैरह से, तो हमने वो प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। पेशेंट को उसी तरह आइसोलेशन में रखना होगा। कुछ हमारे पास कांटेक्ट और ड्रॉपलेट दोनों से होते हैं तो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन। तो ये जितने भी हमारे पास आइसोलेशन के टाइप्स हैं, सब में हमने आइसोलेशन प्रिकॉशन जो फॉलो करने हैं तो उसमें मैक्सिमम सेम प्रिकॉशन है जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हमारे पास जिसको कहलाते हैं, और कुछ प्रिकॉशन स्पेसिफिक हैं तो वो स्पेसिफिक भी हम मेंशन करेंगे जो कि एमसीक्यूज वगैरह में अक्सर आते हैं। और बाकी जितने भी ये आइसोलेशन है इनको अभी हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, लिहाजा आप इसको गौर से सुनिएगा। और इनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा हो, क्योंकि वो आपका बेसिक बनाएगा आइसोलेशन के बारे में। फर्स्ट हमारे पास है कांटेक्ट प्रिकॉशन। तो कांटेक्ट प्रिकॉशन क्या है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देखो, ये एमसीक्यूज आप याद रख लें कि जो हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या है कि वो हमारे पास अगर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक पेशेंट को अटेंड करता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट दूसरे पेशेंट के पास जाता है, या अटेंडेंट एक पेशेंट के साथ है दूसरे पेशेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उन कंडीशन में हमारे पास ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं जिसको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है उसका ज़्यादा जो है इसमें रोल है। किस चीज़ के ट्रांसमिशन में? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन में। तो अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट जो है ना उसको प्रिवेंट करेंगे, वो प्रिकॉशन फॉलो करेंगे, तो हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम होंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसे कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आया था नमूनिया के साथ, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंच के उसके वार्ड में टीबी के मरीज हैं और उसको जो है ना उस वजह से हॉस्पिटल के स्टे की वजह से उसको टीबी भी हो गया, तो इसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी इसका नाम है। सही है। तो अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से होते हैं, लिहाजा इस तरह के पेशेंट को हमने कांटेक्ट प्रिकॉशन पे रखना होगा।
Direct contact transmission occur when there is direct body-to-body transfer of microorganism between infected or colonized person and a susceptible host. अब अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है या कॉलोनाइज्ड है, उसमें बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म की कॉलोनी है, अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है किसी ससेप्टेबल होस्ट के साथ जो जिसमें डिजीज काज हो सकती है, अगर लेकिन ये कांटेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए, हाथ मिलाता है, गले मिलता है, उसके साथ एक बेड पे रहता है, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है हमारे पास इन्फेक्शन का। और ये हम जो है ना इस फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन अकर व्हेन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज इक्विपमेंट यूज ऑन एन इन्फेक्टेड पर्सन और अनवॉश्ड हैंड सर्व एज अ वेक्टर ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन ससेप्टेबल होस्ट एंड इन्फेक्टेड पर्सन। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है कि एज अ नर्स मैं गया, मैंने एक पेशेंट को अटेंड किया, अब मैंने हैंड वॉश नहीं किए, अब उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे हाथ पे पड़े हैं और मैं दूसरे मरीज की तरफ जाता हूं, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। या एक पेशेंट पे मैंने स्टेथोस्कोप यूज किया जो इन्फेक्टेड हुआ, या एक मरीज पे जो है ना सीजर इस्तेमाल हुआ, या एक मरीज के खाने के बर्तन है और वही बर्तन साफ नहीं हुए और दूसरा बंदा यूज कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो इससे बचने के लिए फिर हमने कांटेक्ट प्रिकॉशन फॉलो करना होगा। अब कांटेक्ट प्रिकॉशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि डायरेक्ट प्रिकॉशन डायरेक्ट कांटेक्ट से किस तरह इन्फेक्शन होता है, इनडायरेक्ट से किस तरह इन्फेक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे कांटेक्ट प्रिकॉशन कि अगर एक डिजीज कांटेक्ट से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट से होती है, तो हमने किस तरह उसको प्रिवेंट करना है। प्लेस पेशेंट इन अ सिंगल रूम, पुट ऑन गाउन एंड ग्लव्स बिफोर एंटरिंग द पेशेंट रूम। हमने पेशेंट को सिंगल रूम में रखना है, आइसोलेट करना है, सही है। और जब भी हम अंदर जाए तो गाउन हमने पहनना हो, ग्लव्स हमने पहने हो। गाउन जो वो आपको कवर करता है, ग्लव्स दस्तानों को कहते हैं, सिंपल। Remove gown and gloves just inside the door to the patient room and discard within the room। और जब हम पेशेंट को अटेंड करें तो जो गाउन वगैरह हमने पहना था तो वो उस डोर के साथ अंदर की तरफ जो डस्टबिन रखा होते हैं वहीं पे हमने डिस्कार्ड करके डायरेक्ट बाहर निकलना है, ताकि वो गाउन के साथ वो इन्फेक्टेड एजेंट बाहर रूम से ना आए। वॉश हैंड थारोली आफ्टर ग्लव्स एंड गाउन रिमूव। जब गाउन और ग्लव्स रिमूव करते हैं तो हमने हाथ धोने हैं, वो तो आपको पता है, वो तो हर टाइप ऑफ प्रिकॉशन में आपके हैंड वॉश होने चाहिए। डेडिकेट इक्विपमेंट टू द आइसोलेटेड पेशेंट। अगर कुछ इस तरह के इक्विपमेंट है जो इतने महंगे नहीं है, तो क्या है कि आप सिर्फ उसी पर्सन के लिए यूज करें, उसी डिजीज पर्सन के लिए। तो डेडिकेट इक्विपमेंट का मतलब ये है कि आइसोलेटेड पेशेंट के साथ वो चीजें रखें जो उस पर यूज होती हैं, सही है, उसको बाकी पेशेंट पे यूज ना करें। If this is not possible, equipment must be disinfected before being used on another patient। अब अगर हम अल्ट्रासाउंड वगैरह का कोई प्रोब है या इस तरह कोई महंगी चीज़ है, तो वो तो सिर्फ एक पेशेंट पे हम यूज़ नहीं कर सकते ना, दूसरे पेशेंट के लिए फिर क्या होगा। तो हमने फिर ऐसा करना है कि अगर उस पर्सन पे हमने यूज़ किया तो उसको हमने क्या करना होगा, प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना होगा, उसके बाद हम उसको सेकेंड पर्सन पे यूज़ करेंगे या सेकेंड पेशेंट पे। The patient must remain in isolation room at all time except for essential test or procedure that cannot be performed in the room। क्या है कि मरीज हमेशा उसी आइसोलेशन रूम में रहेगा जब तक कि उसका वो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता। हाँ, किसी भी वजह से मजबूरी से टेस्ट वगैरह करने के लिए अगर हमने क्या करना है कि उसको बाहर निकालना है जो कि उस रूम में पॉसिबल ना हो, जिस तरह सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गई, तो एमआरआई सिटी स्कैन का मशीन तो रूम में नहीं लेकर आ सकते ना, तो उसके लिए फिर हम पेशेंट को बाहर लेकर जाएंगे। लेकिन जब उस पेशेंट को हम बाहर लेकर जाएंगे तो हमने क्या करना है, मस्ट वेयर अ कवर गाउन ग्लव्स व्हेन आउट ऑफ द रूम। जब हमने क्या करना है, पेशेंट को बाहर लेकर आना है तो उसको हम गाउन पहनाएंगे, उसको हम ग्लव्स पहनाएंगे, उसको फुल कवर करेंगे ताकि उससे इन्फेक्शन बाहर पब्लिक को या इन्वायरमेंट में ना आए। तो ये आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि अगर इस तरह के पेशेंट को बाहर लेकर आना है तो हमने उसको फुल कवर करना होगा। सेकंड जो हमारे पास था तो वो रिकमेंडेशन फॉर कांटेक्ट एंटेरिक प्रिकॉशन कि एक डिजीज कांटेक्ट के साथ होती है, लेकिन कांटेक्ट किसके साथ, एंटेरिक। एंटेरिक कहते हैं जीआईटी ट्रैक्ट का जो वेस्ट होता है, जिस तरह हमारे पास स्टूल हो गया,
सही है। इस तरह कोई पस वगैरह आता है तो ये सारे क्या है, ये हमारे पास, या कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है तो ये इंटेरिक इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटेरिक प्रिकॉशन लेने। यूज फॉर पेशेंट विद क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डिजीज। अगर किसी पेशेंट को क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डिजीज़ है, क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई डिजीज़ है तो वो फिर क्या होगा कि उस तरह पेशेंट का हमने फिर एंटेरिक प्रिकॉशन लेना होगा। उसके स्टूल या उसके जीआईटी जितना भी वेस्ट है उससे हमने खुद को दूर रखना होगा। The recommendation for patient care include all the above recommendation for contact precaution, but in addition, hand wash with soap and water is required when caring for patient with क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डिजीज। देखो कंटेक्ट प्रिकॉशन के जितने भी प्रिकॉशन है कि हमने मरीज को ग्लव्स के बगैर टच नहीं करना, गाउन वगैरह पहनना है, वो सारे हमने फॉलो करने हैं जो प्रीवियस स्लाइड में गुजरा। लेकिन एडिशनल चीज क्या है कि इस तरह पर्सन को जब हम अटेंड करते हैं तो हमने सैनिटाइजर से सिर्फ हाथ वॉश नहीं करने, बल्कि क्या करना होगा, सोप से हाथ धोने होंगे, साबुन से हाथ धोने होंगे, फुल बाय फुल हैंड वॉश, वो 7 स्टेप फॉलो करने होंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है वो क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल को एलिमिनेट नहीं करता, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया को ख़त्म करे। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि जो कंटेक्ट इंटेरिक प्रिकॉशन होता है, स्पेशली जो क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल या उस जैसे बैक्टीरिया की वजह से हो जो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है, तो उस कंडीशन में हमने कंटेक्ट प्रिकॉशन के तमाम रूल फॉलो करने के साथ साथ हमने क्या करना होगा, पेशेंट को अटेंड करने के बाद अपने हाथ सोप से धोने होंगे, साबुन से धोने होंगे, ना कि सिर्फ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से हम हाथ को सैनिटाइज करें, नहीं, हमने हाथ सही से हैंड वॉश करनी होगी। ये जो क्या है ये एमसीक्यूज है इस स्लाइड का, आप एमसीक्यू याद रख लें इसको फिर। सही है। अब यहाँ पे समराइज फॉर्म में लिखा है कि प्रोसीजर फॉर कंटेक्ट प्रिकॉशन, कंटेक्ट प्रिकॉशन के लिए क्या क्या करना होगा, आपने ग्लव्स आपने पहनने होंगे, वो तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। गाउन आपने पहनना होगा जब अगर आप इस पेशेंट के साथ कंटेक्ट करोगे। इस पेशेंट को हमने सेपरेट आइसोलेशन रूम में रखना होगा। अब अगर हमारे पास एक डिजीज के साथ या कंटेक्ट प्रिकॉशन वाला जो पेशेंट है, अगर हमारे पास 2 या 3 है और आइसोलेटेड रूम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को हम एक रूम में 2 या 3 मरीजों को हम रख सकते हैं और इसको कहते हैं कोहोर्टिंग। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि अगर हमारे पास एक पेशेंट कंटेक्ट प्रिकॉशन के साथ हैं, आइसोलेटेड रूम एक है, मरीज 2 या 3 हैं, तो तीनों को एक साथ हम एक रूम में रख सकते हैं, उसमें फासला होना चाहिए और इस कंसेप्ट को कहते हैं कोहोर्टिंग। एप्रोप्रिएट साइनेज टू बी प्लेस्ड आउटसाइड द रूम। आपने पेशेंट के रूम के बाहर एक बोर्ड लगाना होगा, प्रॉपर टैग लगाना होगा कि इस आइसोलेटेड रूम में जो पेशेंट है तो ये कंटेक्ट प्रिकॉशन के साथ है और इसको फला इन्फेक्शन है, ताकि हर केयर प्रोवाइडर, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लैब वाला हो, सबको जो है पता हो कि ये पेशेंट किस प्रिकॉशन के साथ हैं और मैंने कौन कौन से एहतियाती तदाबीर अपनाने हैं। Limit the number of visitor as appropriate and family or caregiver should be educated on contact precaution and hand hygiene। हमने क्या करना होगा कि जितने भी विजिटर उसके फैमिली मेंबर आते हैं उसको देखने के लिए उनको हमने कम करना होगा कि कम से कम लोग जाए इस पेशेंट के रूम में, और जितने भी विजिटर जाते हैं या उसके फैमिली मेंबर जाते हैं उनको हमने एजुकेट करना होगा कि आपका पेशेंट कंटेक्ट प्रिकॉशन के साथ है, आपने ग्लव्स पहनने, गाउन पहन के अंदर जाना है, अपने मरीज से मिलना है और इसके इक्विपमेंट आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, तो ये हमने उसको गाइड करना होगा। तो ये आप चीज़ें एमसीक्यूज के लिए याद रखा करें क्योंकि इसमें वो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज लेकर आएंगे कि अटेंडेंट के लिए हमारा कौन सा काम है, पेशेंट के लिए हमारा कौन सा काम है, एज अ नर्स हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना आप बचाने के लिए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट activities of the patient may need to be limited and when transportation is required the following measures should be undertaken। तो ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया है कि पेशेंट को हम बाहर नहीं छोड़ेंगे कि आप बगैर ज़रूरत के बाहर ना आए। हाँ,
अगर किसी वजह से ज़रूरत पड़ी सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह के लिए, तो हमने पूरे पेशेंट को कवर करना होगा और उस पेशेंट का डिफरेंट जो है चीज़ों के साथ कांटेक्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। क्या मतलब, ग्लव्स वगैरह उसने पहने होंगे, ऐसा ना हो कि वो सीटी स्कैन मरीज वो मशीन पे हाथ लगाता रहे, फिर इसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाएगा आने वाले मरीजों के लिए। तो हमने पेशेंट को फुल कवर करना होगा और ये हम प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुके हैं ये बात। पेशेंट केयर इक्विपमेंट, use of dedicated patient care equipment should be considered where possible. Where this is not possible, item should be disinfected after each use. तो ये बात हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कुछ चीज़ें उसके साथ रखनी होंगी, बस उसी मरीज पे यूज़ हो, और जो चीज़ें महंगी है या एक दफ़ा हम उसको नहीं दे सकते, सही है, बाकी मरीजों पे यूज़ करना होता है, फिर उसको हम प्रॉपर डिसइंफेक्ट करेंगे। जो इन्वायरमेंटल मैयर हैं कंटेक्ट प्रिकॉशन वाले के लिए, तो रूम की क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन पे काफ़ी हमने ख्याल रखना है। उसके बेडशीट हो गए, बेड रेल हो गए, बेड साइड उसका हो गया, कमोट, वो वॉशरूम का कमोट है वो भी हमने साफ़ करवाना है। क्या कहते हैं कि जो बेडशीट वगैरह है वो प्रॉपर हमने चेंज करवानी होगी, सही है। उसका रूम सही से साफ़ करना होगा, उसका जो है ना डोर वगैरह सही से साफ़ करना होगा। अंदर की तरफ से अगर हम इन्फेक्टेड या हम जो है ना ग्लव्स वगैरह के साथ कोई चीज़ टच करते हैं तो उसको हमने प्रॉपर क्या करना होगा, साफ़ करना होगा। जितनी भी उसके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो उसके नज़दीक रखनी होगी ताकि वो डायरेक्ट उसको यूज़ करे, सही है। उसके बाद क्या करना होगा कि जब हमारे पास ये पेशेंट चला जाए तो वो रूम को प्रॉपर हमने फ्यूमिगेट करना होगा, प्रॉपर उसको साफ करना होगा अगर हम किसी और टाइप ऑफ इन्फेक्शन के पेशेंट को उस रूम में रखते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें आपको पिक्चर के ज़रिए इन्होंने दिखाई हुई हैं जो ऊपर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये वो तमाम टाइप से इन्फेक्शन के जिसके लिए कंटेक्ट प्रिकॉशन चाहिए होता है। तो मार्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफिलोकोकस आयरस जो बैक्टीरिया होते हैं उसके खिलाफ, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस, एंटीरोकोकाई, तो ये एंटीबायोटिक है, इसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस है ये बैक्टीरिया, तो इनका इन्फेक्शन फिर इजीली ट्रीट नहीं होता। यहाँ पे हमने इन इन्फेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि हम आप सिर्फ इसको ये याद रख लें कि इस टाइप ऑफ इन्फेक्शन के साथ जो पेशेंट आएंगे तो उसके लिए हमने कंटेक्ट प्रिकॉशन रखना होगा। और ये स्लाइड आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। बाकी इन डिजीज़ की इसके बाद हमारे पास क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो कि एंटेरिक प्रिकॉशन जिसको नीड होता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें आपने क्या करना होगा, ख़ुद को प्रिवेंट करना होगा। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टोरी, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज प्रोडक्ट एंजाइम इनहिबिटर जो हमारे पास होते हैं, ये क्या है, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन मेडिसिन को क्या इनहिबिशन करते हैं, इनको के ख़िलाफ़ इनमें रेजिस्टेंस है। तो इस तरह के इन्फेक्शन अगर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मेडिसिन की तरफ रेजिस्टेंस है, तो इस तरह इन्फेक्शन से हमने ख़ुद को बचाना है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन के साथ अगर कोई पेशेंट आ गया है जिस पे कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, तो ये एक ख़तरनाक इन्फेक्शन है, तो इससे भी हमने ख़ुद को क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा। स्कैबिस तो आपको पता है, खारिश वगैरह की जो या स्किन प्रॉब्लम होती है, इस तरह के पेशेंट से भी हमने क्या करना है, कंटेक्ट प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ये दो न्यू टर्म है जो अभी अब तक आपने नहीं सुने होंगे, ये नोरो वायरस और रोटा वायरस। तो ये हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है। जो नोरो वायरस होते हैं तो उसमें सिम्टम कुछ इस तरह होते हैं, वोमिटिंग होता है, डायरिया होती है, स्टोमिक क्रैम्पिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है। और जो हमारे पास रोटा वायरस है तो उसमें भी वोमिटिंग होती है, लेकिन उसमें डायरिया, वाटरी डायरिया होता है, और ये 3 से 8 दिनों तक एक पेशेंट को वाटरी डायरिया होगा। तो इस तरह के जो इन्फेक्शन ये जितने भी यहाँ पे दिए हैं, तो इसके आप नाम पक्का पता होना चाहिए कि इन इन्फेक्शन में आपने कौन से प्रिकॉशन फॉलो करने, कंटेक्ट प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। सेकेंड जो हमारे पास है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, तो इसमें वो चीज़ें हम पढ़ेंगे जो न्यू है, जो ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्सों में गुजर गई, तो उसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे ताकि आप लोगों का और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। Droplet transmission occur when droplet containing microorganism generated from the infected person primarily during coughing, sneezing or talking or during procedure which generate secretion like suctioning या bronchoscopy हो गए or propel a short distance less than 3 meter and deposited on the susceptible host eye, nose or mouth।
देखो, जब हमारे पास कोई पर्सन किसी इस तरह इन्फेक्शन का शिकार है कि जब वो खांसी करता है, जब वो स्नीजिंग करता है, या वो बातें करता है, या कोई ऐसा प्रोसीजर है जिस तरह सक्शनिंग हो गई, सक्शनिंग कहते हैं एयरवे को पाइप के जरिए से साफ करना, या ब्रांकोस्कोपी, अगर आप उसके ब्रांकस को या लंग्स वगैरह को कैमरे के जरिए देख रहे हो, तो ये ऐसे प्रोसीजर हैं कि जिसकी वजह से वो छोटे छोटे ड्रॉप जो होते हैं, जिनको ड्रॉपलेट कहते हैं, वो पर्सन के बॉडी से बाहर आ जाते हैं और वो एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो वो छोटे ड्रॉपलेट जो हैं एयर में सस्पेंड होंगे, और अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 3 मीटर पे बैठे हैं तो वो इन्फेक्शन आपको हो सकता है। और इसकी सिंपल मिसाल जिसका हर एक बंदे को पता है, तो वो ये है कि जिस पर्सन को जुकाम होता है तो उससे हम दूर बैठते हैं। वो रीज़न ये है कि स्नीजिंग के साथ वो ड्रॉपलेट बाहर जा सकते हैं और दूसरा पर्सन उससे इन्फेक्ट हो सकता है। These droplets are relatively large and do not remain suspended in air, therefore negative pressure room are not necessary। देखो, ये ड्रॉप जो है ना, ये इतने बड़े होते हैं कि ये ज्यादा लेंथ तक नहीं जा सकते या पूरे रूम में ये नहीं फैलते, इसलिए इनके लिए हमारे पास नेगेटिव प्रेशर रूम की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेगेटिव प्रेशर रूम की कब जरूरत पड़ती है वो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बता दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन यहां पे करके देता हूं, फिर वहां पे हम सिंपल उसको रीड करेंगे। देखो, हमारे पास नेगेटिव प्रेशर रूम बनाए जाते हैं आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में, जिसमें रूम का अंदर का जो प्रेशर होता है वो मशीन के जरिए कम किया जाता है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हमने ये पढ़ा है फिजिक्स में कि एयर जो हमारे पास होती है, या एयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तो जब आपके ओटी या आईसीयू का अंदर का प्रेशर नेगेटिव हुआ तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बाहर से तो पार्टिकल आएंगे, लेकिन आईसीयू के अंदर के जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हैं एयर में जो मौजूद हैं, तो वो बाहर नहीं जाएंगे। सही है, तो ये इसका फायदा है। तो चूंकि ये ड्रॉपलेट इतने भारी होते हैं कि ये 3 मीटर से ज्यादा फासला तय नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए नेगेटिव प्रेशर रूम की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब ये कुछ हमारे पास रिकमेंडेशन है जो हमने फॉलो करने हैं। तो प्लेस पेशेंट इन अ सिंगल रूम, ऑलरेडी पता है हमने क्या करना होगा, हैंड वॉश करने होंगे जैसे उसके रूम में इंटर होते हैं और उसके रूम से बाहर जाते हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। पुट ऑन आइसोलेशन मास्क बिफोर इंटर द पेशेंट रूम, पेशेंट के रूम में जाने से पहले आइसोलेशन मास्क जो N95 मास्क है जिसमें फिल्टर लगा होता है सांस लेने के लिए, वो यूज करना है। पेशेंट में नॉट लीव द रूम एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल टेस्ट और प्रोसीजर दैट कैन नॉट बी परफॉर्म, हमने क्या करना है, पेशेंट को बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना रूम से। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े कुछ ऐसे टेस्ट है जो अंदर नहीं हो सकते तब हम बाहर उसको लेकर जाएंगे, लेकिन फुल कवर लेकर जाना है। कवर में क्या होगा कि उसको हम आइसोलेशन मास्क उस पेशेंट को पहनाएंगे, इस तरह मरीज को हम आइसोलेशन मास्क पहनाएंगे। फुल कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, उसको आइसोलेशन मास्क पहनाना होगा जब उसको हम किसी प्रोसीजर के लिए बाहर लेकर जाते हैं। और ये वो एग्जाम्पल है जिसके लिए आपने ड्रॉपलेट प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। इसके नेम आपको पता होना चाहिए। बाकी ये डिजीज़ जो है ये आप लोग 3rd सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में डिटेल के साथ पढ़ोगे, ये जितने भी इन्फेक्शन है। सही है। इन्फ्लुएंजा फ्लू अगर किसी को है, पर्टोसिस, वूफिंग कफ जिसको काली खांसी कहती है वो अगर किसी को है, मम्प्स अगर किसी को है जो कि हमारे पास डिजीज है जिसमें क्या होता है, जिसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, पूरे बॉडी में दर्द होता है। डिफ्थीरिया फेरिंजियल जिस ये हमारे पास माउथ कैविटी का इन्फेक्शन है, बच्चों में ज़्यादा होता है अगर इस तरह का इन्फेक्शन है। जर्मन मीजल्स के साथ अगर कोई पेशेंट है, रोबेला, इसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे आपके स्किन पे दाने नुमा रेशेस पड़ जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस अगर किसी पेशेंट को है जो कि बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस जो आपके ब्रेन के मेनिंजिस का इन्फेक्शन है। नमोनिया, लंग इन्फेक्शन या रिस्पायरेटरी इलनेस अगर है जिस तरह कोरोना वायरस हो गया या कोई और इन्फेक्शन, तो इस तरह के इन्फेक्शन में
हमने उस पेशेंट को ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में रखना होगा। ये पूरा स्लाइड आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि आपको पता हो कि कौन से इन्फेक्शन में ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेने हैं। और ये पिक्चर के जरिए वो चीज़ें आपको बताई हुई हैं जो हमने पहले पढ़ी। यहाँ पे एडिशनल चीज़ क्या है, आई प्रोटेक्शन की है कि जब हम ब्रोंकोस्कोपी वगैरह करते हैं तो हम पेशेंट पे झुक जाते हैं ना, सही है, या स्टेथोस्कोप वगैरह रखते हैं तो हमने आई शील्ड भी यूज़ करना होगा, ऐसा ना हो कि उसके ड्रॉप हमारे फेस पे पड़े। एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, जो एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आर यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ वेरिसीला, चिकन पॉक्स, डिसेमिनेटेड हर्प ज़ूस्टर, लोकलाइज्ड ज़ूस्टर इन एन इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट। जो हमारे पास एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन है तो इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू ड्रॉपलेट और वो ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट से हमने एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। और वो नीचे दिए गए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये कुछ इन्फेक्शन इन्होंने दिए हैं कि चिकन पॉक्स हो गया, हर्प्स ज़ूस्टर हमारे पास जो डिजीज़ हैं, सही है, और लोकलाइज्ड ज़ूस्टर अगर किसी पेशेंट को है या इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है तो उस कंडीशन में फिर हमने क्या करना होगा, उस कंडीशन में हमने एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन को फॉलो करना होगा। जो हर्प्स वगैरह की डिजीज़ हैं ये मोस्टली हमारे पास क्या होती है, ये मोस्टली हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आते हैं, सही है। अब एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में क्या है कि नेगेटिव प्रेशर रूम उसके लिए रिक्वायर है सिंगल रूम, एमसीक्यू उसके लिए याद रख लें। इससे पहले वालों के लिए नेगेटिव प्रेशर रूम की नीड नहीं थी। डोर टू द रूम मस्ट रिमेन क्लोज्ड। Person not immune to varicella should not enter the room. Alternate caregiver should be assigned to the patient. Varicella हमारे पास क्या है, ये चिकन पॉक्स कराता है। जो वेरिसीलिया ज़ूस्टर वायरस है ये क्या करता है, ये चिकन पॉक्स कराता है जिसको वेरिसीलिया भी कहते हैं। तो अगर एक नर्स, डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर या कोई अटेंडेंट सेंसिटिव है उसकी तरफ, वेरिसीलिया ज़ूस्टर की तरफ, तो हमने उसको अंदर नहीं छोड़ना होगा और पेशेंट एक ऐसे स्टाफ के पास देंगे जो इसके लिए इम्यून है चिकन पॉक्स के लिए। तो ये जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन हुए ये 3 तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखने हैं। इफ ससेप्टेबल पर्सन मस्ट इंटर द रूम ऑफ द पेशेंट विद वेरिसीला एंड आइसोलेशन मास्क शुड बी वॉर्न बट दिस मे नॉट बी कंप्लीटली प्रोटेक्टिव। देखो अगर आपके पास मजबूरी है, ससेप्टेबल पर्सन ने अंदर जाना है, उसका अटेंडेंट है, कोई और है नहीं या कोई स्टाफ है, तो क्या करना होगा कि आपने पूरे प्रिकॉशन लेने हैं। आपने N95 मास्क लेना होगा जो आपको 100% तो नहीं बचाता लेकिन चांसेस कम कर देता है। आपने गाउन पहनना होगा, ग्लव्स पहनने होंगे जब आप उसके रूम में इंटर होते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के साथ साथ आपने क्या करना होगा, मास्क और आई प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने क्या करना होगा, अगर आप पेशेंट के नज़दीक जाते हैं, विद इन 3 फीट में रहते हैं या वो कफिंग वगैरह करता है या स्नीजिंग करता है तो उस कंडीशन में आपने मास्क के साथ फिर क्या करना होगा, फेस शीट भी आपने पहनना होगा, आई प्रोटेक्शन गॉगल्स वगैरह आपने पहनने होंगे क्योंकि उसके ज़रिए भी वो इन्फेक्टेड वायरस आपके बॉडी में जा सकता है। रिमूव गाउन एंड ग्लव्स जस्ट इनसाइड द डोर टू द पेशेंट रूम एंड डिस्कार्ड विद इन द रूम पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। वॉश एंड थारोली आफ्टर गाउन एंड ग्लव रिमूवल, ये भी आपने फॉलो करना होगा जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। यहाँ फिर रिपीटिशन है वही चीज़ें कि एयरबॉर्न रिस्पिरेटरी प्रिकॉशन आर यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ टीबी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपने एयरबॉर्न प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। मीजल्स के लिए फॉलो करने हैं। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम के साथ अगर एक पेशेंट है जिसका रिस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट है उसके लिए भी हर्प्स ज़ूस्टर जो मैंने आपको कह दिया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसमें भी वेरिसीलिया, चिकन पॉक्स, ये हमारे पास ऐसे इन्फेक्शन है जिसमें आपने एयरबॉर्न प्रिकॉशन को फॉलो करना है और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। तो ये एयरबॉर्न को हम एयरबॉर्न ड्रॉपलेट भी कहते हैं क्योंकि ये ड्रॉपलेट छोटे छोटे होते हैं जो सस्पेंडेड रहते हैं एक ज़्यादा टाइम के लिए एयर में। Airborne transmission occur by dissemination of airborne droplet nuclei, tiny particle containing microorganism that remain suspended in air for long period of
जो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है तो वो किस वजह से होते हैं, वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है ना, उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एयर में सस्पेंडेड रहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए. These microorganisms are generated from infected person, generally by coughing, sneezing, talking, or by procedure which generate and may be inhaled by susceptible host. तो ये वही चीज़ रिपीटिशन है कि इन वजह से ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट जो है ना, ये पेशेंट के बॉडी से आते हैं. और ये पूरा स्लाइड जो पैराग्राफ है ये ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए भी था और वहाँ पे भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. जिस तरह हमने शुरू से कहा कि एयरबॉर्न प्रिकॉशन के लिए नेगेटिव प्रेशर रूम ज़रूरी है. द डोर टू द रूम मस्ट रिमेन क्लोज एट ऑल टाइम. सही. वॉश हैंड thoroughly और यूज अल्कोहल हैंड जेल बिफोर एंटरिंग एंड आफ्टर एग्जिस्टिंग द रूम. अब एमसीक्यूज यहाँ पे ये हैं कि इसके लिए हम आप अल्कोहल हैंड जेल या हैंड स्क्रब आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमने पढ़ा था क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के लिए आपने यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं था. सही है. यूज़ अ पाउडर्ड एयर प्योरीफाइंग रिस्पायरेटर और N95 मास्क आपने यूज़ करना है जब आप पेशेंट के रूम में अंदर जाते हैं. विजिटर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू पेरेंट और टू डिजिग्नेटेड प्राइमरी केयर गिवर. अगर पेरेंट से या बेटा है भाई है, लेकिन 2 से ज़्यादा आपने प्राइमरी केयर गिवर को अंदर नहीं छोड़ना, क्योंकि प्राइमरी केयर गिवर अंदर जाएंगे आएंगे फिर आपके पास वो प्रिकॉशन रूल फॉलो नहीं होंगे. Parent family caregiver will be screened for evidence of pulmonary tuberculosis and will be isolated to the room when the patient until the evaluation is completed. क्या है कि सबसे पहले हमने स्क्रीन करना होगा उसके अटेंडेंट को कि आया उनको तो कहीं टीबी वगैरह नहीं है. अगर टीबी है तो उनको हम अलाउ नहीं करेंगे अंदर. अगर टीबी नहीं है या तो तब हमने क्या करना है, तब हमने उसको अंदर छोड़ना है. और अगर एक टीबी पेशेंट के साथ अटेंडेंट अंदर हैं तो कुछ टाइम के बाद हम उसको कहेंगे कि आप स्क्रीनिंग किया करें. ऐसा ना हो कि उसका इन्फेक्शन आपको हो गया हो और आप उसको पे टाइम पे कवर ना कर सको, तो उसने भी अपनी स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम करनी होगी. और वही बात की रिपीटेशन है कि पेशेंट आइसोलेशन रूम नहीं छोड़ेगा. हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है तो उसके लिए जा सकता है, लेकिन उसने आइसोलेशन मास्क पे क्या करना होगा, पहनना होगा पेशेंट ने, तब आप उसको बाहर किसी टेस्ट वगैरह के लिए लेकर जा सकते हैं. ये एयरबॉर्न प्रिकॉशन के हमारे पास क्या है वो रूल जो अभी हम पढ़ चुके हैं, और ये इसमें एक्स्ट्रा है N95 मास्क आपने यूज़ करना है जब आप इस तरह के पेशेंट के रूम में जाते हैं. इंटेरिक प्रिकॉशन ये हमारे पास इस तरह के डिजीज़ होते हैं जो स्टूल या GIT के जो सेक्रेशन है उसके थ्रू दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं. इंटेरिक प्रिकॉशन डिजाइन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन दैट are transmitted by direct or indirect contact with fecal material such as salmonella, gastroenteritis. अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया है जो gastroenteritis कराता है, हमारे स्टोमिक और इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन कराता है, तो इसके लिए आपने इंटेरिक प्रिकॉशन फॉलो करने होंगे. यूज टू कंट्रोल डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओरल कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड फेसिस. इन्फेक्टेड फेसिस या कंटेमिनेटेड आर्टिकल के साथ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है. अब अगर इस तरह का पेशेंट वॉशरूम अटेंड करता है लेकिन उसने हाथ साफ नहीं धोए, अब अगर वो आपके साथ हाथ मिलाएगा तो वो इन्फेक्शन आपको हो सकता है. इसमें एग्जाम्पल क्या है, हेपेटाइटिस ए है, डायसेंट्री. तो ये ऐसे इन्फेक्शन है जो क्या करते हैं, जो आप में इंटेरिक प्रिकॉशन इसके लिए आपने फॉलो करना होगा. और जो हमारे पास सल्मोनेला गैस्ट्रोएंटेरिटिस है उसमें भी आपने फॉलो करना होगा. ये आप MCQs के लिए याद रख लें. अब इंटेरिक प्रिकॉशन के लिए कौन से रूल हैं, प्लेस पेशेंट इन सिंगल रूम, पुट ऑन गाउन एंड ग्लव्स बिफोर एंटरिंग द पेशेंट रूम, वही ओल्ड बात. रिमूव गाउन एंड ग्लव्स इनसाइड द रूम, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं. वॉश हैंड thoroughly आफ्टर ग्लव्स एंड गाउन रिमूव, ये वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है. गाउन शुड ओनली बी वर्न व्हेन हैंडलिंग ऑब्जेक्ट कंटेमिनेटेड विद फीसिस. गाउन हमने वहाँ पे पहनना है कि जब कंटेमिनेटेड एजेंट जो फीसिस के साथ कंटेमिनेट हुए हैं उसके लिए भी आपने फिर गाउन पहनना होगा. अगर कोई बेडशीट गंदी वगैरह आप उसको रिमूव करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किया जो इन्फेक्ट हो गया था उसकी फीसिस वगैरह के साथ, तो फिर क्या करना है, उसको आप उसके लिए आपने फिर गाउन पहनना होगा. तो ये बात फिर आप MCQs के लिए याद रख लें. अब ये वो इन्फेक्शन है जिसके लिए आपने इंटेरिक प्रिकॉशन फॉलो करने, तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के लिए फॉलो करने, नोरो वायरस के लिए, रोटा वायरस के लिए, हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए, डायसेंट्री के लिए.
सही है। ये देखो ये सारे क्या है, ये डायरिया इन्फेक्शन है, इसमें अक्सर डायरिया वगैरह होता है और ये डायरिया स्टूल के जरिए ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड एजेंट दूसरे पर्सन में जाता है, तो आपने ये फॉलो करने होंगे। अब आ जाते हैं स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन पे। तो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन में हमने क्या करना होगा, बात सख्त हो जाती है। यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ ऑल हाईली कम्युनिकेबल डिजीज दैट आर स्प्रेड बाय बोथ कांटेक्ट एंड एयरबॉर्न रूट ऑफ ट्रांसमिशन। अगर एक डिजीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से या एयरबॉर्न ड्रॉपलेट की वजह से ट्रांसमिट होती है और वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, तो इस तरह के डिजीज़ के लिए आपने फिर स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन फॉलो करने। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन डिज़ाइन फॉर हाईली कंटीजियस इन्फेक्शन दैट आर स्प्रेड बाय बोथ एयरबॉर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड कांटेक्ट ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल में चिकन पॉक्स और रेबीज जो हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट या स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन इसके लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं और एयरबॉर्न किसके थ्रू भी जाती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी जाती हैं। प्लेस पेशेंट इन सिंगल रूम, इसके लिए रिकमेंडेशन वही कुछ ओल्ड होंगे, अगर कोई न्यू हुआ तो वो भी हम इसमें पढ़ लेंगे। प्लेस पेशेंट इन सिंगल प्राइवेट रूम, पुट ऑन गाउन, वो हमें पता है। रिमूव गाउन एंड ग्लास जस्ट इनसाइड द रूम, ये भी पढ़ चुके हैं। वॉश हैंड तारोली, ये भी पढ़ चुके हैं। प्राइवेट रूम विद नेगेटिव एयर फ्लो, नेगेटिव एयर फ्लो इसके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें कांटेक्ट और एयरबॉर्न दोनों आ जाते हैं, और जब भी हमारे पास एयरबॉर्न न्यूक्लियाई की वजह से जो डिजीज़ होगी तो उसके लिए नेगेटिव एयर प्रेशर की जरूरत है। तो अगर एमसीक्यूज में आ गया तो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन और एयरबॉर्न प्रिकॉशन दोनों के लिए नेगेटिव रूम का होना जरूरी है, नेगेटिव प्रेशर रूम का। और वो क्या होता है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये एमसीक्यूज के लिए है कि कौन कौन से इन्फेक्शन जिसके लिए स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन चाहिए। तो इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस अगर है तो ये एयरबॉर्न प्रिकॉशन और दोनों इसके लिए चाहिए। कॉलरा के साथ अगर हैं, वेरिसीलिया के साथ हैं, डिसेमिनेटेड हार्स जूस्टर के साथ हैं, डिफ्थीरिया, येलो फीवर या सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये चीज़ें तो ऊपर भी गुजर चुकी हैं। देखो, जब हमारे पास एक इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के एक से ज़्यादा रूट होते हैं तो उसके लिए फिर मल्टीपल प्रिकॉशन आपने लेने होंगे। दूसरा स्ट्रिक्ट में कांटेक्ट प्रिकॉशन और एयरबॉर्न प्रिकॉशन दोनों फॉलो करने हैं। तो फिर इस तरह का डिजीज जो कांटेक्ट प्रिकॉशन से काज होता है तो वो भी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन में आ गया और एयरबॉर्न वाला भी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन में आ गया। तो ये स्लाइड पर आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब एक हमारे पास है प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन, जो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि आइसोलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम डिजीज पर्सन को सेपरेट करें, बल्कि आइसोलेशन में हम इस तरह मरीज को भी आइसोलेट करते हैं जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है और हमें खतरा होता है कि इस पर्सन को दूसरे पेशेंट से डिजीज हो सकता है। Protective isolation is used for severely immunocompromised patient in order to prevent contamination or infection with microorganism. जो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन होता है तो ये सीवियरली इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट में हम क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं। सही है, ताकि उस पेशेंट को बाकी वार्ड के मरीजों से इन्फेक्शन ना हो। क्यों? अगर उसको इन्फेक्शन होगा तो चूंकि उसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है तो एक तो वो ससेप्टेबल ज़्यादा है, दूसरा उसकी ट्रीटमेंट फिर मुश्किल होगी। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिव आइसोलेशन इज यूज फॉर पेशेंट विद बर्न और ल्यूकीमिया। अगर ल्यूकीमिया के साथ एक पेशेंट है जो कि हमारे पास ब्लड सेल डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज रहता है। अगर एक पर्सन जल गया है तो अगर आपका ऊपर का स्किन नहीं है तो नीचे वाला स्किन तो ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना इन्फेक्शन के लिए। यूज टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अनइन्फेक्टेड पर्सन हु आर सीरियसली इम्पेयर्ड रेजिस्टेंस। तो क्या है कि जिस पर्सन में रेजिस्टेंस नहीं है उसको हम आइसोलेट करेंगे उस पर्सन से जिसमें पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जो उस पर्सन में डिजीज काज कर लेंगे। पेशेंट विद सर्टन डिजीज such as leukemia who are certain therapeutic regimen are significantly more susceptible to infection। देखो ये जो ल्यूकीमिया है ना, ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है। इस तरह के डिजीज में पेशेंट जो होते हैं फिर वो इम्यूनो कंप्रोमाइज ड्रग लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम होता है वीक। तो इस तरह के मरीज अगर छोटा सा इन्फेक्शन भी इसके पास आएगा तो इजीली इसमें डिजीज काज कर सकेगा। इसलिए हमने उसको प्रोटेक्ट करना होगा इस तरह के इन्फेक्टेड पेशेंट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।
और ये इसके लिए क्या है, रिकमेंडेशन है कि ग्लव्स पहनने हैं, मास्क, प्रोटेक्टिव ईयर आई गियर्स इन्होंने पहने होंगे, सही है, गॉगल्स वगैरह जो होते हैं, गाउन पहनना होगा। जो कंटिमिनेटेड नीडल होगा उसको हम रीकैप नहीं करेंगे, बल्कि उसके नीडल को तोड़ के डायरेक्ट हमने डिस्कार्ड करना है, और नीडल जो है वो हम शार्प बॉक्स में तोड़ते हैं। used puncture resistance container for used needle and other sharp item। हमने क्या करना है कि जितनी भी शार्प वगैरह आइटम है उसके लिए पंक्चर रेजिस्टेंस, ऐसा ना हो कि आपने कागज़ का डब्बा रखा हो और उसमें आप नीडल तोड़ रहे, तो उससे तो निकल सकता है, किसी को भी प्रिक हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी होगी, प्रिवेंट करनी होगी। पंक्चर रेजिस्टेंस जो है कंटेनर हम यूज़ करेंगे नीडल और शार्प ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब वो कौन से इन्फेक्शन जिसमें प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन चाहिए, अगर एक पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, किसी भी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक है, या ल्यूकीमिया के साथ है, या इन्फेक्टेड बर्न के साथ है, तो उसमें हमने प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। वुंड एंड स्किन प्रिकॉशन, अगर किसी पर्सन को वुंड है या कोई स्किन डिजीज वगैरह है तो उसको क्या करना है, यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन इन्फेक्टेड वुंड, ताकि वो हमारे पास स्प्रेड ना हो, सही है। कंडीशन रिक्वायरिंग दिस प्रिकॉशन इंक्लूड इन्फेक्टेड बर्न्स, इन्फेक्टेड वुंड, अगर बर्न है, कोई बंदा जल गया है, वो इन्फेक्टेड हो गया है, या उसका जख्म इन्फेक्टेड हो गया, तो हमने खुद को इस जख्म और इसके एक्सक्रीशन या इसके जो फ्लूइड्स पस वगैरह होता है इससे खुद को दूर रखना है। डिजीज दैट मे रिक्वायर वुंड एंड स्किन प्रिकॉशन इंक्लूड हर्ब्स डिजीज हैं, या एम्पेटिगो हमारे पास डिजीज है, या रिंग वर्म कोई डिजीज है, तो इस तरह के पर्सन से हमने फिर कौन से का वो फॉलो करने हैं प्रिकॉशन, इससे हमने वुंड और स्किन प्रिकॉशन क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। इस तरह के पर्सन को हमने क्या करना होगा, इससे हमें दूर रहना होगा। ये जो हमारे पास एम्पेटिगो जो इन्फेक्शन है ना, तो ये क्या है कि ये स्किन इन्फेक्शन है, स्किन सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है, सही है। और ये अक्सर क्या होता है कि येलो क्रस्ट से बन जाते हैं फेस पे, आर्म्स पे, पाँव वगैरह पे, सही है। इसके साथ रिंगवर्म तो आपको पता है, जो स्टूल वगैरह इन चीज़ों इंटेस्टाइनल जो है वो क्या है कि डिजीज़ अक्सर काज करते हैं। हर्ब्स तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हर्ब्स जूस्टर वगैरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसमें भी स्किन पे क्या होते हैं, उबले वगैरह से बन जाते हैं, रैशेस वगैरह दाने से पड़ जाते हैं। तो हमने क्या करना होगा, स्किन प्रिकॉशन और वुंड प्रिकॉशन फॉलो करने हैं इस तरह के पेशेंट के साथ। ये क्या है, ये इसके प्रिकॉशन है, ग्लव्स, प्रोटेक्टिव आई गियर्स या गॉगल्स, गाउन, कंटिमिनेटेड नीड शुड नॉट रिकैप, और पंक्चर रेजिस्टेंस, ये चीज़ें वही हैं जो ऊपर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये वो इन्फेक्शन है जिसके लिए वुंड और स्किन प्रिकॉशन चाहिए। तो अगर बैक्टीरिया की वजह से सेलुलाइटिस हो गया, एम्पेटिगो या स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन हो गया, हर सिंप्लेक्स वायरस की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स में भी तो क्या होते हैं, छोटे बड़े बड़े दाने निकल आते हैं जिस्म पे जिसमें वाटर और फ्लूइड होता है, तो उससे भी हमने खुद को प्रिवेंट करना है। फंजाई फंगल इन्फेक्शन अगर है, एथलीट फूड या यीस्ट इन्फेक्शन है, वो भी स्किन इन्फेक्शन है। बॉडी लीज अगर हैं, या स्कैबीज वगैरह अगर हैं, खारिश वगैरह हैं, या जुएँ वगैरह, इस तरह कोई इन्फेक्शन है, पैरासाइट वगैरह, तो इससे हमने खुद को दूर रखना होगा इस तरह पर्सन से। स्किन और वुंड प्रिकॉशन, उसका तौलिया वगैरह, कपड़ा वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे। स्किन डिफ्थीरिया अगर है हमारे पास, जो कि कोरानी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया की वजह से होते, जिस पे स्किन पे रैशेस वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने ये प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। अब ब्लड प्रिकॉशन की बात आ गई, तो ब्लड प्रिकॉशन ये है कि वो डिजीज या इन्फेक्शन जो ब्लड की वजह से होते हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, HBS वगैरह, तो उसके लिए हमने ब्लड प्रिवेंशन प्रिकॉशन फॉलो करने हैं कि ब्लड प्रिकॉशन आर यूज टू प्रिवेंट एक्विजिशन ऑफ इन्फेक्शन बाई पेशेंट एंड पर्सनल फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पे ब्लड आर आइटम कंटिमिनेटेड। तो ये अगर ये देखो, उससे अगर हम ब्लड वगैरह लेते हैं या कोई आइटम जो उसके ब्लड के साथ कंटिमिनेट है, तो उससे हमने खुद को क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा। ब्लड प्रिकॉशन हमने फॉलो करने होंगे। MCQs आ गया कि कौन से इन्फेक्शन में ब्लड प्रिकॉशन, तो HBV, HCV, HIV, HBS, एड्स, तो इनमें हमने ब्लड प्रिकॉशन फॉलो करने हैं, और इसके लिए वही रिकमेंडेशन है जो ऊपर गुजर चुके हैं, कोई इसमें न्यू चीज़ नहीं है। डिस्चार्ज प्रिकॉशन एक हद तक हम पढ़ भी चुके हैं कि ये वो प्रिकॉशन होते हैं कि अगर किसी भी पर्सन के बॉडी में कोई वूंड है, या उसके सेक्रेशंस वगैरह, या उसके बॉडी में कोई दाने हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ा गोनेरिया या साइफिलस। देखो
या चिकन पॉक्स वगैरह जो है, तो वो क्या है कि उससे डिस्चार्ज अगर होता है तो उससे हमने ख़ुद को प्रिवेंट करना होगा। ग्लव्स पहनने होंगे, गाउन पहनना होगा, और जो है ग्लव्स उतारने के बाद हैंड वॉश करने होंगे। गोनेरिया, साइफिलिस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं हमारे पास, जिससे पस वगैरह आता है, सेक्रीशंस आते हैं। ये इन्फेक्टेड एनल या हमारे पास विजाइनल डिस्चार्ज है या यूरिथ्रल पीनल डिस्चार्ज है, ये वहाँ पे होते हैं। कंजक्टिवाइटिस हमारे पास जो है ये आई का इन्फेक्शन है, जिससे टीयर और सेक्रीशंस वगैरह आते हैं। तो इस तरह के पेशेंट के डिस्चार्ज और सेक्रीशन से हमने खुद को प्रिवेंट करना है, और ये वही रिकमेंडेशन है जो ऊपर स्लाइड में गुजर चुके हैं। इसके लिए भी वही हमने प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। अब ये एक इन्होंने आपको सिनेरियो एग्जाम्पल दिया है, तो इसको आप खुद पढ़ ले, इसमें ऐसा सच मुश्किल चीज़ें नहीं है। बस ये आपको एक सिनेरियो के बेस पे कहते हैं कि अगर एक पेशेंट हमारे पास इस तरह इन्फेक्शन के साथ हैं तो फिर हमने क्या करना होगा, उस चेन को कैसे ब्रेक करना होगा। इन्फेक्टेड एजेंट मार्सा है, रिजर्वायर वही इन्फेक्टेड पर्सन है, एग्जिट जो है ना वो वूंड की वजह से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि चेन ऑफ इन्फेक्शन किसे कहते हैं और इसको हमने कैसे ब्रेक करना होगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन यूनिट का सेकंड पार्ट था और लास्ट। इसमें भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आप जिस कॉलेज के हैं उस कॉलेज का नेम या इलाके का नेम कमेंट में हमें बताइए। ओके, थैंक यू।